ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला गया है। मेरा एक इंक्लाइन प्लेन है एट एन एंगल ऑफ थीटा। नाउ यहां पर एक बॉल रखा हुआ है, जमीन से हाइट h ऊपर। ये वाला जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल h। ठीक है, तो यहां से वो गिरना चालू करता है, ये वाले इंक्लाइन को वर्टिकली हिट करता है, और फिर यहां से इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल होने के बाद ये जमीन पे जाके हिट करता है। ये जो डिस्टेंस है दिस इज r। फाइंड स्मॉल h by capital H such that R is a maximum. Find E in this case. Find E in this case. ठीक है, समझ में आया? राइट। सो हम किस तरीके से इस चीज को निकालेंगे उसके बारे में सोचते हैं। नाउ लेट्स सी। एक काम करो, E को 1 ले लो। ठीक है, E को 1 ले लो, इलास्टिकली ले लो, कोई बात नहीं। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, हाइट h से जब नीचे आएगा, हाइट h से जब नीचे आएगा उस टाइम पे इसका जो वेलोसिटी होगा दैट इज √2gh। नाउ दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अच्छा, तो ये अगर इंक्लाइन प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। सो इसको मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं। ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल है थीटा। नाउ इस √2gh को मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा। राइट, now this angle is theta, so this is 90 minus theta, this is again theta। अच्छा, इसको मैं v मान लेता हूं, तो ये जो हो जाएगा this will be v cos theta and this will be v sin theta। ना यहां से जो हमारा वेलोसिटी है वो हमारा इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बन जा रहा है। यहां से जो हमारा वेलोसिटी है वहां से ये हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। अच्छा, ये वाला ऑब्वियसली स्पीड में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, तो ये वाला तो हमारा v ही रहने वाला है। स्पीड तो कोई चेंज नहीं होगा, वो तो हमारा v होगा। और ये वाला v को अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूं, सो एक ऐसा कंपोनेंट आएगा और एक ऐसा कंपोनेंट आएगा। ये एंगल अगेन हमारा थीटा है, ये है हमारा v sin थीटा और ये है हमारा v cos थीटा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अलोंग कोई बदलाव नहीं होना चाहिए,
तो सिंपल सी बात है, v cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू v sin थीटा, यानी थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। और इसके अलोंग अगर मैं देखूं, ये भी मेरा इस तरीके से ही होगा। एंड थीटा अगर निकालने बोले तो थीटा मेरे पास 45 डिग्री आ गया है। सो नॉर्मल जो जंप का कंडीशन है वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। और स्पीड v के साथ ये अब हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला है। तो अब जो मेरा मोशन है उसको अगर मैं एनालाइज करूं, ये v दैट इज √2g स्मॉल h, यहां से ये प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है। ये वाला हाइट जो है दैट इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है, दिस इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h। एंड नाउ अब ध्यान देना, यहां से यहां पर आने में ये जो मेरा पॉइंट निकालना है, बेसिकली मुझे यही तो R निकालना है, दिस इज R। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं निकालता हूं तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो t का वैल्यू आ जाएगा √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g। ये आ जाएगा मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ स्पीड v जो है वो है √2gh। तो मेरे पास रेंज जो आएगा r, ये रेंज जो आएगा दैट इज r, एंड r विल बी इक्वल्स टू v इंटू t, दैट इज √4 स्मॉल h अपॉन इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये हमारा रेंज का वैल्यू है। तो सिंपल सी बात है, इसका रूट इज लेस देन और इक्वल्स टू AM इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू GM। सो मेरे पास ये आ जाएगा H इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h सो मैक्सिमम रेंज R मैक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू H बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल H। और कब होगा, AM और GM तब होता है इक्वल, ऑकर्स व्हेन इट ऑकर्स व्हेन दोनों क्वांटिटीज हमारा इक्वल हो, यानी राइट। सो स्मॉल h बाई कैपिटल H इक्वल्स टू थीटा जो है वो हमारा 45 है। अच्छा, अगर E नहीं देगा थीटा दे देगा तो वहां से E निकालने के लिए बोल सकता है, कोई भी कंडीशन पॉसिबल है। मेन एनालाइज किस तरीके से करना है वो हमें समझ में आ गया होगा। और भी कह सकता है, ध्यान दो क्या, मान लो मेरे पास एक लंबा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, राइट। नाउ यहां से मैंने v0 स्पीड के साथ इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे प्रोजेक्ट किया, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है 0.5। तो ये पूछ सकता है फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड along the incline
इन between projection and second collision. प्रोजेक्शन और सेकेंड कॉलिजन के बीच में ये कितना डिस्टेंस जो है वो हमारा ट्रैवल करेगा। अच्छा, इसका मोशन के बारे में अगर मैं एनालाइज करूं, ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ओके, नाउ मैंने एक्सिस ले रहा हूं, एक इस डायरेक्शन में और एक मेरा इंक्लाइन के अलोंग। ये मैंने प्रोजेक्शन ले लिया। नाउ मैं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। मुझे वाई से कोई खास लगाव नहीं है, जो भी मुझे लगाव है वो केवल एक्स के अलोंग ही लगाव है। अच्छा, जी को अगर मैं ध्यान दूं तो जी को मैं दो कंपोनेंट पर रिजॉल्व कर सकता हूं। एक ऐसा, एक ऐसा। ये वाला एंगल जो है वो एंगल है मेरा थीटा। सो दिस इज जी कॉस थीटा एंड दिस इज जी साइन थीटा। ये हमारा जी कॉस थीटा है और ये हमारा डेफिनेटली जी साइन थीटा है। तो मैं पहला वाला लूप के अलोंग अगर देखूं, ध्यान देना, वी एक्स मेरा 0 है, वी वाई जो है वो है प्लस वी नॉट, और ए एक्स जो है दैट इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा, और ए वाई जो है दैट इज माइनस जी कॉस थीटा। सो मैं वाई डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर बातचीत करूं, y इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं वी नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, सो ये अगर मेरा y डायरेक्शन के अलोंग का मोशन है तो ध्यान देना, जब ये वापस जमीन को हिट करेगा एट टाइम t इक्वल्स टू t1, उस टाइम पे y डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। सो मैं सिंपली लिख सकता हूं 0 इक्वल्स टू वी नॉट t1 माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू t1 स्क्वायर। t1 0 तो हो नहीं सकता है, तो वो खत्म है। तो जो पहला हिटिंग है उसका टाइम चाहिए होगा 2 वी नॉट अपॉन जी कॉस थीटा। ये है मेरा टाइम t1 का वैल्यू। मेरे ख्याल से हमें यह समझ में आ गया होगा, राइट? दैट्स टाइम t1। नाउ ये टाइम t1 के दौरान का अब बाकी एनालिसिस में करता हूं। ध्यान देना, ये टाइम t1 पे जो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है अलोंग x, दैट इज 0 इंटू t1 प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू t1 स्क्वायर। ये हम x1 बोल देते हैं, x के अलोंग जो पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस इज x1, और ये मेरा x2 होगा। मुझे पूछा गया है x1 प्लस x2। सो x1 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू t1 का वैल्यू अगर पुट करता हूं तो 4 आ जाएगा, तो ये कट के हो जाएगा 4 2 वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास x1 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, राइट राइट राइट। नाउ अगला ध्यान देना, Vx का वैल्यू इस टाइम पे क्या आएगा, यानी ये टाइम पे Vx1 का वैल्यू क्या आएगा।
ध्यान देना Vx1 यानी फर्स्ट जब कोलाइड करेगा उस टाइम पे जो x1 का वेलोसिटी होगा, x के अलोंग जो वेलोसिटी होगा, दैट विल बी सिंपली g sin थीटा इनटू t1. t1 का वैल्यू है 2v0 by g cos थीटा, दैट इज g sin थीटा इनटू 2v0 by g cos थीटा. ये आ जाएगा मेरे पास, एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 2v0 tan थीटा. ये मेरे पास Vx1 का वैल्यू है. एंड Vy1 का वैल्यू अगर मैं कंप्यूट करूं, Vy1 दैट इज इक्वल्स टू v0 माइनस g cos थीटा into t1, and we can clearly see it is v0 minus 2v0, so that will come out to be minus v0. यानी इसके मतलब क्या है, जब ये पहली बार इंक्लाइन प्लेन पे कोलाइड करेगा, जब ये पहली बार इंक्लाइन प्लेन में कोलाइड करेगा, तो उसके दौरान ये वाला डायरेक्शन के अलोंग ऐसा तो v0 ही रहेगा, और इस डायरेक्शन के अलोंग जो हमारा रहेगा वो रहेगा 2v0 tan थीटा. एंड जब ये बाउंस बैक करेगा तो 2v0 tan थीटा का वैल्यू तो अनचेंज्ड होगा, बट ये वाला वैल्यू बदल के हो जाएगा e इंटू v0. ये वाला वैल्यू बदल के हो जाएगा e इंटू v0. सो अगला कॉलिजन में टाइम कितना लगने वाला है, ये अगर पूछा तो अगली बार अगर मैं देखूं तो Vx का जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज 2v0 tan थीटा. Vy का इनिशियल वैल्यू जो है दैट इज ev0. जो हमारा ax है दैट ax विल बी नथिंग बट g sin थीटा. और ay जो आएगा दैट विल बी माइनस g cos थीटा. ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा. सो अगला मोशन का वापस अगर मैं y को एनालाइज करूं तो वापस मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू ev0 इंटू t2. यानी ये वाला मोशन कंप्लीट करने में मान लो t2 टाइम लगता है, माइनस हाफ g cos थीटा इंटू t2 स्क्वायर. और यहां पर y हमारा 0 हो जाना चाहिए क्योंकि y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होना चाहिए. सो t2 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 2ev0 अपॉन g cos थीटा. राइट. और अब जो x2 होगा इसके दौरान, अगर मैं x2 के बारे में बातचीत करूं, सो दैट विल बी 2v0 tan थीटा द इनिशियल वेलोसिटी इंटू 2v0 बाई g cos थीटा. ये तो होगा ही t2 प्लस हाफ इंटू g sin थीटा इंटू 4e स्क्वायर v0 स्क्वायर बाई g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. सो अगर मैं ध्यान दूं, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 4e v0 स्क्वायर, 4e v0 स्क्वायर बाई g tan थीटा sec थीटा. और यहां पर कितना आएगा, जी कट प्लस 2e स्क्वायर v0 स्क्वायर बाई g
tan थीटा sec थीटा। सो x2 का जो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास नेट में, दैट इज 2e v नॉट स्क्वायर बाई जी tan थीटा sec थीटा 2 प्लस e। ये हमारे पास x2 का वैल्यू आ जाएगा, और x1 का वैल्यू अगर मैं ध्यान दूं, दैट इज इक्वल्स टू 2v नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू sec थीटा tan थीटा, राइट। सो जो टोटल मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस x2, इसके बारे में अगर मैं ध्यान दूं, इस पे अगर ध्यान दूं x1 प्लस x2, सो इन दैट केस मेरे पास क्या आने वाला है, ध्यान देना, दैट विल बी इक्वल्स टू, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, सो 2v नॉट स्क्वायर बाई जी sec थीटा इंटू tan थीटा, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस e इंटू दिस e स्क्वायर प्लस 2e, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। e यहां पे जाएगा तो यहां पे e स्क्वायर प्लस 2e आएगा, और वहां से मेरे पास 1 आ जाएगा, तो दोनों पे जो आएगा दैट इज 2v नॉट स्क्वायर बाई जी e प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू tan थीटा sec थीटा। एंड नाउ e का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 0.5, सो फाइनली जो r आएगा 0.5 मतलब कितना हो गया, 1.5 यानी 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4, सो 9v नॉट स्क्वायर बाई 2g इंटू sec थीटा tan थीटा, राइट। ये मेरे पास जो टोटल रेंज है वो मेरे पास आ जाएगा बिटवीन जहां पर मैंने उसको प्रोजेक्ट किया और जहां पर जाके ये वापस कोलाइड किया, उन दोनों के बीच में टोटल हमारा इतना टाइम लगा है। अच्छा, तो अगर मैं वर्टिकली प्रोजेक्ट करता हूं और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर मेरा e रहता है 1 रहता है, तो ध्यान देना हर कलिजन में चाहे जो भी हो, जो मेरा टाइम रहेगा वो टाइम जो है वो डेफिनेटली हमारा सेम रहने वाला है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पर जो है वो तो केवल वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा और किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और वो तो निरंतर बदलता रहेगा प्लस माइनस में, एंड उसको अकॉर्डिंग जो हमारा टाइम होगा वो सेम अगर होता है तो हमें बहुत ही बढ़िया सा फायदा मिलने वाला है। इसको हम और भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे, इतना बिना दिमाग लगाए अगर मैं टाइम को ऐड कर दूं और इनिशियल वेलोसिटी तो इसके अलोंग 0 है, तो सिंपली इनिशियल वेलोसिटी 0 और इतना एक्सीलरेशन से अगर मैं मूव करा देता तो भी मेरे पास टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मतलब समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, टोटल टाइम जो होगा, ध्यान देना ये वाला कलिजन अलोंग द इंक्लाइन को कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं डाला है, ठीक है। सो टोटल टाइम जो लगा है वो टोटल टाइम कितना लगा है, ध्यान देना, t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2, तो 2v नॉट बाई जी कॉस थीटा इंटू 1 प्लस e, राइट। ये मेरे पास टोटल टाइम आ गया है। सो r जो आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, सो r1 विल बी 0 इंटू टी, वो तो खत्म हो जाएगा, हाफ जी साइन थीटा इंटू 4v नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
1 प्लस ई का होल स्क्वायर, और ये अगर 1 प्लस ई का होल स्क्वायर आ गया है सो इसका वैल्यू आ जाएगा जी गॉन 2 वी नॉट स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा बाई जी इंटू 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, यानी जो हम लोगों ने नॉर्मली वहां पर निकाले थे वो वही हमारे पास आने वाला है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई ये पूछे, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा लेकिन मैं वो दे रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड along incline between second and fourth collision. Sufficiently long मान लेना, doesn't matter. So distance traveled along the incline between the second and fourth collision अगर हमें पूछा गया है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, पहले वाले पे टाइम इतना लगेगा, अगले वाले पे इंटू ई लगेगा, अगले वाले पे ई स्क्वायर, अगले वाले पे ई क्यूब। तो जो टोटल टाइम लगेगा, यानी फोर्थ कॉलिजन के लिए जो टाइम होगा T4, दैट विल बी इक्वल्स टू 2v0 बाई जी कॉस थीटा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब। ये हमारा टोटल टाइम होगा। और सेकेंड कॉलिजन का लिए जो टाइम है वो मैं जानता हूं T2, 2v0 बाई जी कॉस थीटा इंटू 1 प्लस ई। सो वहां पर जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा R24, ध्यान देना, दैट विल बी नथिंग बट हाफ जी साइन थीटा T4 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, एंड दैट कैन बी रिटन एज हाफ जी साइन थीटा T4 माइनस T2 इंटू T4 प्लस T2। तो T4 माइनस T2 अगर मैं करता हूं तो क्या आ जाएगा, 2v0 जी कॉस थीटा, और अगले वाले में भी यही टर्म आएगा तो इसका होल स्क्वायर तो मैं पहले कर दूं, दिस माइनस दिस 1 प्लस ई गॉन, तो ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब, दिस प्लस दिस इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2e प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब, and that will come equals to कितना, 2v0 स्क्वायर sec थीटा tan थीटा बाई जी। ना दोस्तों यहां पे ध्यान देना, मैं यहां पे थोड़ा सा कॉमन लेता हूं, ई स्क्वायर कॉमन लेके e प्लस 1 आएगा, और यहां पर अगर मैं देखूं 2 कॉमन लेते हुए e प्लस 1, ई स्क्वायर कॉमन लेते हुए e प्लस 1, सो e प्लस 1 का तो यहां पर भी कॉमन आएगा, तो e प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इंटू 2 प्लस ई स्क्वायर, ये दोनों कॉलिजन के बीच का जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। यानी इन जनरल इस प्रोफाइल में हमें कुछ भी निकालने के लिए बोले, बस हमें वर्टिकल पे ध्यान देते हुए टाइम का सबसे पहले निकाल लेना पड़ेगा, उसके बाद एक्स के अलोंग का जो मोशन है वो हम काफी आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से यहां तक हमें समझ में आया है, तो आखिरी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और 5-10 क्वेश्चन करेंगे एंड फिर उसके बाद ऑब्लिक कॉलिजन हमारा हो जाएगा, बट राइट नाउ पहले हमें इतना समझ लेना पड़ेगा, राइट।